नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संघवाद, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो फेडरलिज्म। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, ये इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, ठीक है। सारी चीजों को हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में लेके चल रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लेके चल रहा हूँ। वैसे आपको पता है मैं हिंदी मीडियम को ही पढ़ाता हूँ, अदरवाइज अब इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। तो जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, देखिए लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो हमने पढ़ा था कि भारत में सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना क्यों की गई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना क्यों की गई है। तो हमने ये बात किया था इसलिए की गई है क्योंकि जब अपना देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद ये कहा गया कि देखो आजादी के साथ साथ पार्टीशन हो गया, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कतें आए, ऐसी कोई मुश्किल आए। इस वजह से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बना दिया ताकि वो स्टेट पे अपना कंट्रोल बना कर रखे। यहाँ तक आप लोग ने पढ़ लिया था, चलिए आई होप सो आप लोग ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं अगले, ठीक है। तो देखिए अगला अपने पास टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक ये लिखा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। क्या हुआ इसका मतलब जी, जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि अगर मैं देखूं संघीय व्यवस्था जो है इट मींस फेडरल फ्रेमवर्क जो है, इसमें क्या तनाव है। तो देखिए तनाव की बात करूं मैं, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा ठीक है। हाँ, तनाव की बात अगर मैं करूं तो तनाव देखिए कैसे हुआ। आपने केंद्र सरकार को मजबूत कर दिया, ठीक है भाई, स्टेट को थोड़ा सा कमजोर कर दिया, यानी कि शक्तियां केंद्र सरकार को ज्यादा दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम दी। अब ऐसी चीजों में डिस्प्यूट तो होना ही होना है, सिंपल सी बात है, एक को ज्यादा शक्ति एक को कम शक्ति। लेकिन ये तो रीजन रहा है डिस्प्यूट होने का, यानी कि तनाव होने का। इसके साथ साथ कुछ और भी रीजन, जैसे कि गवर्नर का वर्क, जो राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इट मींस प्रेसिडेंट करता है। इसलिए ताकि वो मुख्यमंत्री पर ध्यान रख सके, और मुख्यमंत्री पर जब वो ध्यान रखता है तो ऐसे में कई बार राज्यपाल को लेकर, ठीक है, केंद्र सरकार इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले संविधान में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेयर टू द स्टेट, ठीक है, यानी कि सेंट्रल को ज्यादा पावर दी। राज्यों को लगता है कि उन्हें भी अपने क्षेत्रीय मामलों को अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि खुद के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि स्टेट फील दैट दे शुड आल्सो हैव द ग्रेटर अथॉरिटी ओवर देयर द ओरिजिनल मैटर, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं क्षेत्रीय जो मैटर है उनका, उनमें उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। आगे क्या होता है, समय समय पर जो राज्य सरकार है ये स्वायत्ता की मांग करती है। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऑटोनोमी की मांग करने लगती है कि भाई मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी पावर चाहिए, ऐसी बार बार स्टेट बोलती, ठीक है। आगे क्या होता है, इससे केंद्र और राज्यों के अधिकारों को नियंत्रण को लेकर कई बार क्या पैदा हो जाता है, टकराव, यानी कि यही सब मैटर लेकर कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है किसके किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पावर्स को लेकर, भाई मुझे पावर्स ज्यादा चाहिए। अच्छा इसके लिए क्या बनाया गया है, तो आपको मैंने बताया था कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के लिए जो बनाया जाता है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विवाद राज्यपाल की भूमिका से होती है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे मान लेते हैं ये देश है, अब इस देश में ये स्टेट में चीजों को डिवाइड कर दिया गया है। अब स्टेट में आपको पता है यहाँ पे जो काम करती है वो केंद्रीय सरकार काम करती है। केंद्रीय सरकार मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ जो काम करती है कौन काम करती है, राज्य सरकार काम करती है, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन राज्य में जो काम करती है राज्यपाल, ठीक है, राज्य में अगर देखा जाए तो जो इसमें जो मेन होता है वो कौन होता है, सीएम, ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर पर ध्यान रखने के लिए क्या बना दिया गया भाई, राज्यपाल बना दिया गया, इट मींस गवर्नर बना दिया गया। अच्छा गवर्नर की स्थापना कौन करेगा, मतलब नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर की जो अपॉइंट करने का जो पावर है वो है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किस में आता है, केंद्र सरकार में आता है।
अब इसने राज्यपाल इट मीन गवर्नर की नियुक्ति की है, किस लिए की है, ताकि जो सीएम है ना उस पर फोकस रख पाए। तो कई बार इसका जो काम है, यानी कि जाहिर सी बात है, अब ये तो सोचेगा ना कहीं झूठ फूट कुछ बोल दे, राज्यपाल कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दे राष्ट्रपति को, कहीं राष्ट्रपति हमें हटा ही ना दे, राष्ट्रपति कहीं आपातकाल का प्रयोग ना कर दे, 356 जो अनुच्छेद है, 356 जो आर्टिकल्स है, इसका यूज ना कर ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सीएम को हटा दिया जाता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जो राज्यपाल का जो रोल होता है ना उसको लेकर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो नियुक्ति किसकी करता है, राज्यपाल की। क्यों करता है, ताकि वो सीएम पे ध्यान दे सके। तो ऐसे में कई बार सीएम इट मींस राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भिड़न हो जाती है। तो यही बात दिखा है, कुछ राज्यपाल की भूमिका भूमिका केंद्र हस्तक्षेप के कारण भी होती है। ठीक है, यानी कि सम डिस्प्यूट आल्सो द राइज ड्यू टू द रोल ऑफ द गवर्नर और द इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल्स। ठीक है, सेंट्रल्स यानी कि कई बार केंद्र सरकार अपने आप में, देखो एक मैं चीज में बताता हूँ, जब भारत में 1959, ठीक है 1959 के आसपास की बात है ये। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था, जब चुनाव हुए थे, द्वितीय जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, तो उस समय केरल में ना सरकार बनी थी किसी और पार्टी की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस समय जो पावरफुल जो था ना वो कौन था, कांग्रेस सरकार थी। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार क्या करती है, केरल में जो सीएम थे ना उनको हटा देती है, और हटाने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन बन जाता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार को हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और जिम्मेदार किसको ठहरा दिया जाता है, राज्यपाल को ठहरा दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चलिए आगे क्या लिखा है, कुछ वित्तीय मामलों में भी तनाव होता है, क्योंकि केंद्र के पास अधिक संसाधन है, राज्य के पास उतना संसाधन नहीं है, और ये निर्भर किसके ऊपर होता है, डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होता है। देयर इज ऑल्सो द टेंशन इन द फाइनेंशियल मैटर बिकॉज द सेंट्रल हैज मोर रिसोर्सेज एंड द, ठीक है, एंड द स्टेट्स डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट मींस क्या हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहती किसके ऊपर, वो रहती केंद्र सरकार के ऊपर। आगे, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार होती है तब ऐसे टकराव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर राज्य में सरकार कोई और केंद्र में सरकार किसी और का है, तो ऐसे में क्या होगा, डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार मान लेते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे में क्या होता है, आपस में विवाद पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियां सेम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार चल रही है ना, तो बीजेपी में जो मोदी जी ने अगर मान लो कोई कानून बनाया, जाहिर सी बात है जहां भी बीजेपी की सरकार होगी वो छूटते ही लागू कर देंगे। अभी देखिए जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, जिसमें रवि किशन हो गए, इसके साथ साथ मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गया, ये सब बीजेपी के हैं। और अभी जो खेसारी लाल उठ रहे हैं वो लालटेन लेके उठ रहे हैं, इट मींस वो किसी और पार्टी के हैं। तो ऐसे में डिस्प्यूट हो जाता है ना। तो चलिए ये चीजें आपने पढ़ लिया। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, न्यायपालिका इट मींस सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, जो ऐसे विवादों को सुलझा देती है, यानी कि टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज सच एज द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इन सारे डिस्प्यूट को खत्म करती है। चलिए पहला टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, अब बहुत तेजी के साथ हम चीजों को करते हैं। क्या लिखा है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था उस समय हर जगह पे सिर्फ कांग्रेस सरकार ही थी। क्यों, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ कांग्रेस ही जीत रही थी, तो ऐसे में दिक्कतें कुछ भी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कई जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कई जगह पे कांग्रेस की सरकार है, और कई जगहों पे अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए संबंधों की अगर मैं बात करूं तो 1950 से 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखते हैं, क्योंकि उस समय जवाहरलाल जो नेहरू थे वो सीएम बने थे। ठीक है, सॉरी सीएम कह रहा हूं मैं, पीएम बने थे, देश के क्या बने थे, पीएम बने थे। उस समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस का प्रभुत्व था, और इसकी वजह से जो राज्य है और जो केंद्र है, इट मीन सेंट्रल और स्टेट में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। आगे क्या होता है अच्छा यहाँ पे भी देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन 1950s एंड 1960s, यानी कि 1950 और 1960 के जो ड्यूरेशन की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू laid the foundation of the Indian federal structure. At that time, the Congress party
डोमिनेटेड बोथ द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि दोनों जगह पे कौन थी, सेंटर थी और स्टेट थी, विच इंश्योर द पीसफुल सेंटर्स सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि दोनों पीसफुल जो है सारी चीजें चलती थी, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है बहुत अच्छा चलता था। कब, आजादी के समय। आगे क्या हुआ, 1960 के दशक के बाद कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हुई और इसकी वजह से जो संबंध है धीरे धीरे बिगड़ने लगे। ठीक है, 1970 और 80 के दशक में केंद्र के हस्तक्षेप तथा राष्ट्रपति के कारण कुछ तनाव भी पैदा हुआ। मैंने बताया ना कि जब पार्टियां अलग अलग होंगी तो जाहिर सी बात है तनाव देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो आफ्टर द 1960s several states began to the opposite party governments which brought new changes in the central and the relation। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि जब अलग अलग अपोजिशन की सरकार बनने लगी तो ऐसे में जो इनके जो रिलेशन है स्टेट और सेंटर के, ये धीरे धीरे चेंज होने लगे। ड्यूरिंग द 1970s 80s there were some tensions due to the central intervention एंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हुई राष्ट्रपति के द्वारा जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो गया, तनाव, यानी कि डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया। ठीक है, आगे 1990 के दशक में गठबंधन पार्टी आई और ऐसे में क्या हुआ, गठबंधन पार्टी क्या होती है, जब एक पार्टी को ज्यादा बहुमत नहीं मिलती है तो दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर क्या बनाती है, गठबंधन करती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन द 1990s द इरा ऑफ द coalitions politics rises the importance of the state in the national government, यानी कि कहा जाए तो ऐसे में क्या हुआ कि जो एक जो पार्टी थी, धीरे धीरे जो एक ही पार्टी जो चलती आ रही थी कांग्रेस पार्टी, उसका जो वो है वो खत्म हो गई और ऐसे में क्या हुआ, जो गठबंधन सरकार है ना वो हमारे सामने आई। गठबंधन सरकार जो है वो हमारे सामने आई, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आज भारत में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो रिलेशन है राज्य और केंद्र के बीच में, जो रिलेशन, जो विवाद है, इन चीजों को सुलझाया जा रहा है। तो क्या लिखा है, टुडे इंडिया इज द मूविंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि यहाँ पे कोऑपरेट करने की बात हुई है, किसके किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो आजादी से लेकर अभी तक की भी बातें आपको बता दिया कि किस तरीके से रिलेशन रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, स्वायत्तता की मांग। कहोगे भैया स्वायत्तता की मांग क्या होती है? देखिए, जब आजाद हुआ था ना देश, तो उस समय आपको पता है कि अपना जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत दूर दूर है ना, मतलब बहुत ज्यादा वैसा है, कहीं पहाड़ है तो कहीं कुछ है। तो ऐसे में कई सारे स्टेटों ने कहा कि भाई हमें जो है और वो चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, इट मीन्स कहा जाए कि स्वायत्तता चाहिए। ठीक है, अच्छा, और किस बात पे कहने लगे, और उन्होंने ये कहा कि देखो आजादी के समय पे 565 रजवाड़े थे, इट मींस प्रिंसली स्टेट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हम शामिल होंगे इस वजह से, क्योंकि क्योंकि मुझे चाहिए इंपॉर्टेंस, तो ऐसे में इनको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग क्या होता है, अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग चीजों की मांग करना शुरू कर। तो क्या लिखा है, समय समय पर कई सारे राज्यों तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता की मांग की है। यानी कि कहा जाए, उन्होंने ये बात कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने इतना पावर दे दिया तो हमें भी इतना पावर चाहिए। तो क्या लिखा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम सेवरल स्टेट एंड द रीजनल्स, ठीक है, रीजनल्स पॉलिटिकल पार्टीज हैव रेज द डिमांड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑटोनॉमी, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा मांग करना शुरू किया एज कंपेयर टू द सेंटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन दलों का मत था कि राज्यों को अधिक से अधिक शक्ति मिले, अधिकार मिले, ताकि वो अपने अपने हित के हिसाब से कानून बना सके, अपने हिसाब से वो क्या कर सके, कोई भी चीज बना सके। तो दिस पार्टी बिलीव दैट द स्टेट शुड बी ग्रांटेड मोर सफिशिएंट पावर सो दैट दे कैन फॉर्मुलेट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर द रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने क्षेत्र के लिए, ठीक है, अपने मन से जो मर्जी वो नीति बना पाए, जो मर्जी वो प्लानिंग कर पाए, उनको इतना पावर चाहिए था। ऐसे उन्होंने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया। राज्यों के पास आय के स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए ताकि वो केंद्र पर निर्भर ना हो। इट मींस वही हुआ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर ना हो। आगे, राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधन, उद्योग तथा योजनाओं पर अधिक नियंत्रण मिलना चाहिए, यानी कि सारी चीजों पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, वो स्टेट का होना चाहिए, ना कि सेंट्रल का होना चाहिए। तो स्टेट शुड हैव द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू सो दैट दे आर नॉट इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन द सेंटर, यानी कि वो इकोनॉमिकली डिपेंड ना हो सेंटर के ऊपर। साथ ही साथ स्टेट शुड ऑल्सो हैव द ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो जब हमारे पास ज्यादा पावर आ जाएगी तो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, ठीक है, प्रोजेक्ट हो, उन सभी चीज पे किसका अधिकार रहेगा, हमारा अधिकार रहेगा।
आगे क्या हुआ, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब ने इस प्रकार की मांगों को क्या किया, ठीक है, प्रमुखता उठा दी, यानी कि कहा जाए फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड द पंजाब मोर, ठीक है, प्रोमिनेंटली रेज सच एज द डिमांड, यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ, कई सारे राज्यों में, ठीक है, कई सारे राज्यों में केंद्र के नियंत्रण से असंतुलन रहे और उन्होंने स्थानीय प्रशासन में अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई, यानी कि कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जो केंद्र सरकार का जो कंट्रोल होता था ना, उसकी वजह से वो गुस्सा रहते थे और उन्होंने अधिक स्वायत्तता की मांग। आगे, स्वायत्तता की मांग केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं थी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक यानी कि भाषाई पहचानों को भी लेकर जुड़ी हुई थी, यानी कि द डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर भी थी, यानी कि कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर भी थी, यानी कि जो अपनी संस्कृति को मेंटेन करके रखना चाहते थे, बनाकर रखना चाहते थे। उदाहरण के लिए जैसे तमिलनाडु में स्टार्टिंग में बात किया जाए तो कहा जाता था कि भाई तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोला जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उनकी जो भाषा है तमिल भाषा बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाएगी, ठीक है, सिख संस्कृति को प्रोत्साहन की मांग करने लगे। आगे, हाल ही के वर्षों में राज्य परिषद जो है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है और वित्त आयोग की सिफारिशों के मध्य राज्यों की भूमिका को सशक्त करने का प्रयास हुआ गया, यानी कि राज्यों का जो डिमांड है उस चीज को थोड़ा बहुत पूरा करने की बात होने लगी है। तो क्या लिखा है, इन पंजाब एंड देयर पंजाब देयर हैज बीन ए डिमांड टू द प्रमोट द पंजाबी लैंग्वेज एंड द सिख कल्चर, ठीक है, इन चीजों को प्रमोट करने की बात हो रही थी। अच्छा, जैसे कि मैंने तमिलनाडु में बताया कि जो तमिल लैंग्वेज को लेकर बातचीत चल रही थी। इन द रिसेंट ईयर एफर्ट्स हैव बीन द मेड टू द स्ट्रेंथ द role of the state through the recommendations of the inter-state council and the financial commissions, ठीक है, यानी कि इनके मदद के द्वारा, फाइनेंशियल कमीशन की मदद के द्वारा और इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा जो उनकी बातें हैं उनको माननी शुरू कर दी गई। समझ में आ रही बातें? चलिए, अब हम बात करते हैं राज्यपालों की भूमिका और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है राज्यपालों को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यपाल की जो नियुक्ति है अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्यपाल का कार्य कितना होता है, 5 साल के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, पहले ही खत्म कर सकता है या उससे पहले हटा सकता है। तो क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी किसके द्वारा इसका सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और किसके द्वारा चुनाव होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा चुनाव होता है, और ये 5 साल के लिए चुना जा सकता है और समय पूरा होने से पहले भी इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या कि चलिए, क्या लिखा है, योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर लोकसभा के लिए आप लड़ रहे हो तो कम से कम 25, यानी कि और इसके अलावा जैसे लोकसभा में अपने प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री कौन सी उम्र में बन सकते हो, तो आप कह सकते हो कि 25 उम्र में, ठीक है, 25 में ही बन सकते हो। जो अपना दूसरा है जिसको कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा के लिए जो उम्र चाहिए वो 30 चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए जो उम्र चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो उम्र चाहिए वो चाहिए आपको 35, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको राज्यपाल भी बनना है तो कम से कम 35 उम्र चाहिए आपको। आगे, वह संसद या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो संसद का सदस्य हो ना तो राज्य विधानसभा का हो। इट मीन्स क्या हुआ कि दे शुड नॉट बी मेंबर, यानी कि ही और सी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द इधर द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे, उसके राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि उस स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट द नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू बी ए, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वो जरूरी नहीं है कि उस स्टेट से बिलोंग करे, ठीक है, यानी कि इट इज नॉट द नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कोई गवर्नर जो बन रहा है वो उसी स्टेट का हो, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की जो भूमिका है कई बार डिस्प्यूट कैसे पैदा कर देती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एक सेकंड इसको ना मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, क्यों करता है, ताकि वो सीएम पे ध्यान रख पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल की भूमिका की वजह से
अब जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि तुम्हारे ऊपर वो व्यक्ति नजर रखेगा, तो अब आपके मन में शक रहेगा कि यार वो कहीं मेरे बारे में कुछ गलत ना बोल दे। तो सेम ऐसे ही सीएम और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बीच में डिस्प्यूट पैदा होता है, किसकी वजह से? राज्यपालों की वजह से। तो यही क्वेश्चन पूछा था कई बार, राज्यपाल की जो भूमिका है ये विवाद कैसे यानी कि डिस्प्यूट कैसे पैदा कर देती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्हाई डज द रोल ऑफ द गवर्नर क्रिएट द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? तो क्या लिखा है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड समटाइम द गवर्नर वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नर है ये किसके अंडर काम करता है? केंद्र सरकार के अंडर काम करने लगता है। तो कई बार राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पे काम करता है। जब केंद्र और राज्यों के जो दल है अलग अलग होते हैं, जैसे मान लेते हैं देश है और इस देश में ये स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और पूरे अगर केंद्र की यानी कि सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो अब बीजेपी ने कोई नियम बनाया तो ये इस चीज को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम पार्टी के हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि एक दूसरा जो है जो कि आम आदमी पार्टी का है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इनकी जो नीतियां हैं ये फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और कहा जाता है कि इसमें जो सीएम है, सीएम पर ध्यान रखने के लिए किसको बनाया गया है? राज्यपाल को बनाया गया है, इट मींस गवर्नर को बनाया गया है। तो ऐसे में सीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट पैदा हो जाती है। तो वही वाली बात लिखी है कि जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, यानी कि व्हेन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द पावर एट द सेंटर इन द स्टेट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेज, यानी कि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार के कामों में दखल देते हैं, ठीक है, यानी कि सीएम के कामों में दखल देते हैं, यानी कि द गवर्नर ऑफन इंटरफेयर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कभी कभी वे राष्ट्रपति पर लगाने की कभी कभी वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है, यानी कि मैंने बताया ना कि अगर उनको ऐसा लगा, गवर्नर को ऐसा लगा कि सीएम अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो बात कहाँ बताएगा? ये प्रेसिडेंट के ऊपर बताएगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट कहेगा भैया कि भाई सीएम अच्छा नहीं है, एक काम करो सीएम को हटा दो और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। और ऐसी चीजें कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? केरल की सरकार को ऐसा हटा दिया गया था क्योंकि वहां पे राज्यपाल की अपनी कुछ भूमिका रही है। तो क्या लिखा है, सम टाइम दे रिकमेंडेड द इम्पोजिशन, ठीक है, इम्पोजिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन 1959 द केरला गवर्नमेंट वाज द डिसमिस्ड इन ए सिमिलर मैनर्स, यानी कि इसी वजह से कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने देखा केरल में केरल की सरकार को हटा दी गई थी। क्यों? क्योंकि यही बातें हुई थी उस समय, ठीक है, 1959 की बात है। तो हमें एक एग्जांपल भी मिल गया। तो क्या लिखा, ऑफन द रोल ऑफ द गवर्नर, ठीक है, ठीक है, देयरफॉर द रोल ऑफ द गवर्नर ऑफन द बिकम्स ए कॉजेज ऑफ द कंट्रोवर्सी, ठीक है, कई बार कंट्रोवर्सी का कारण बन जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो इनको हटाया जाता है तो इनको कैसे हटाया जाता है, ठीक है, इनको कैसे हटाया जाता है? तो इनको हटाया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा। कैसे? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो क्या होता है भाई? आर्टिकल राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 क्या है? देखिए राष्ट्रपति शासन क्या है, तो व्हाट इज द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। तो पहला क्या लिखा है, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार सही ढंग से काम नहीं कर रही हो या फिर उस शासन चलाने में असमर्थ हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या भेजता है? रिपोर्ट भेजता है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल्स इज इम्पोज्ड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि व्हेन ए स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शनिंग द अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द गवर्नर सेंड ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। और ऐसे में क्या होता है कि जो गवर्नर है, ठीक है, एक रिपोर्ट भेजता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या करता है, वहां के सीएम को हटा देता है। तो क्या लिखा है, इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को भंग कर देता है या निलंबित कर देता है और राज्य की शासन अपने अंडर ले लेता है। यानी कि बेस्ड ऑन दिस द रिपोर्ट द प्रेसिडेंट कैन द रिजॉल्व और द सस्पेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द टेक द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट, यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले लेता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, यह अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और ये तब लगाया जाता है जब राज्य की सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर रही हो और इस दौरान राज्य की सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। यानी कि इट इज implemented under the article 356, it is imposed, ठीक है, when the state government fail to function the properly, यानी कि वो अच्छे से काम करने में जब फेल हो जाती है, तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसे में इन्होंने
ये क्या लगा देते हैं 356 अपना धारा लगा देते हैं, सॉरी अनुच्छेद लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन कब तक चलाया जा सकता है? 3 साल के लिए चला सकता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति इस चीजों को कंट्रोल करके अपने पास कब तक रख सकता है? सिर्फ 3 महीने, 3 सालों तक। और उसके बाद क्या है, दोबारा चुनाव तो कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। राज्यपाल की सिफारिशों करने पर राज्यपाल की इसकी सिफारिश करने का अधिकार रखता है। यानी कि कहा जाए तो सीएम को हटाने की जो बात है ना, ये कौन कर सकता है राष्ट्रपति से? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर कर सकता है। तो क्या लिखा है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिमेन इन द फोर्स फॉर द मैक्सिमम 3 years। द गवर्नर हैज टू अथॉरिटी टू रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंड इट्स इम्पोजिशन। यानी कि इस चीज को बताने का, ठीक है, किसका अधिकार है? गवर्नर को होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। अब समझते हैं अगले टॉपिक में, नवीन राज्यों की मांग। नवीन राज्यों की मांग क्या हुई भाई? जब देश अपना आजाद हुआ तो ऐसे समय में ये कहा गया कि भाई, अच्छा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये बात हुई थी कि भाई भाषा के नाम पे ना हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेटों का निर्माण करेंगे। ये हुआ कि ठीक है भाई, स्टेट का निर्माण कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब पाकिस्तान अलग हो गया तो क्या हुआ? तो दिक्कतें ये बढ़ गई। क्या चीज की दिक्कतें बढ़ गई? कि भाई अगर हमने भाषा के नाम पे राज्यों को बांट दिया तो कल के डेट में ये भी अलग होने की बात कर लेंगे, तो देश का विखंडन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि भाई हम ऐसी चीजें करेंगे। फिर क्या हुआ? स्टेटों में मांगे लगी उठने कि नहीं नहीं आपको तो करना पड़ेगा, आपने तो बोला था। और कई सारे जगहों पे अनशन होने लगा, कई सारे जगहों पे आंदोलन होने लगा, कुछ ना कुछ होने लगा। और फिर क्या हुआ? फाइनली एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामुलु, उन्होंने आंध्र प्रदेश में, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिन 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही डेथ होती है मानो कि दंगे होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उस समय को गवर्नमेंट को बात माननी पड़ गई और भाषा के आधार पर पहला स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, नवीन राज्यों की मांग। तो क्या लिखा? डिमांड फॉर द न्यू स्टेट। आजादी के बाद भारत में नए राज्यों की मांग तेज से बढ़ने लगी। लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करनी शुरू कर दी। इस उद्देश्य से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिमांड फॉर द न्यू स्टेट इन इंडिया इंक्रीज रेपिडली। यानी कि बार बार डिमांड उठने लगी। आगे, पीपल डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी कि उन्होंने फॉर्मेशन करने की बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, भाषा के आधार पर बनाओ, राज्यों का निर्माण करो। आगे क्या हुआ? फॉर दिस पर्पस द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज द, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज द एस्टैब्लिश्ड इन 1953। यानी कि उसके बाद क्या हुआ? आगे चल के राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग करने की बात मान ली गई और एक राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। कब? 1953 में। और पहला राज्य बना, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बना था। यानी कि डिमांड फर्स्ट इन द आंध्र प्रदेश एंड द 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। यानी कि पहला स्टेट बना भाषा के आधार पर। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर लिया गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? ये जो बातें थी इसको स्वीकार कर लिया गया और इसके तहत 14 स्टेट बनाए गए थे। और इसके बाद क्या हुआ? जो उस समय 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित कर लिया गया। इस अधिनियम से भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया गया और इससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक संगठित हो गई और जनहितैषी हो गई। यानी कि जो सिस्टम था, जो स्टार्टिंग में इनको जो डर था कि भाई अगर हमने ऐसा कर दिया तो राज्य अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके आधार पर राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट जो स्टेट बना कौन सा? आंध्र प्रदेश बना। आगे क्या लिखा? आफ्टर दिस द स्टेट Reorganization Act was the passed in 1956. This act initiated the formation of the state on the basis of the language. यानी कि लैंग्वेज के बेस पे इस चीज को बनाया दिया गया। As a result, the country's administrative, ठीक है, system becomes more organized and the people oriented। यानी इसके बाद ये जो चीजें थी more organized हो गई और people oriented बननी शुरू हुई। समझ में आ रही बात है? चलिए आगे और बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया, इसके ऊपर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आखिर ये किस तरीके से बनाया गया? तो देखिए, सबसे पहले गठन किया गया कब?
29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ईयर ऑफ द फॉर्मेशन 29 दिसंबर 1953। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ द इंडिया ऑन द लिंग्विस्टिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, यानी कि प्रशासन के बेस पे और भाषा के बेस पे राज्यों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? ठीक है, फजल अली इनका नाम था। ठीक, तो ये भाषा और प्रशासन के आधार पर चीजों का निर्माण करना, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 30 सितंबर 1955 को, और इसको पास कब कर लिया गया? 1956 को। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे क्या लिखा? इनका काम क्या था? तो काम ये था, पहला सीमांकन करना, यानी कि राज्यों को बताना कि भाई देखो तुम्हारा एरिया यहाँ है, इसका एरिया यहाँ है, इसका एरिया यहाँ है। ठीक है, यानी कि टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ये इसका काम था। आगे, टू फॉर्म स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण करना इसका काम है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना इसका काम आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य के अंदर ना, एक राज्य के अंदर भी कई बार विवाद हो जाता है। किसको लेकर विवाद हो जाता है? सीमा को लेकर विवाद हो जाता है। यानी कि राज्य के अंदर तो होता ही होता है, कई बार देश के अंदर भी हो जाता है। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये देश है, ये क्या है? देश है। देश के अंदर बहुत सारे स्टेट है ना? देश के अंदर बहुत सारे स्टेट है। अब ये बाउंड्री टच कर रही है, तो ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये स्टेट कहता है बाउंड्री मेरी यहाँ तक है, ये कहता है बाउंड्री मेरी यहाँ तक है। इस वजह से कई बार डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं सीमा विवाद, इट मीन बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, तो टॉपिक अपना क्या है? अंतरराज्यीय विवाद, यानी कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या होता है? पहला बाउंड्री डिस्प्यूट, इसमें पड़ोसी राज्य समवर्ती क्षेत्र को अपना दावा करते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई ये क्षेत्र मेरा है ना? ऐसे विवाद भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हो जाता है, यानी कि कहा जाए तो जो बाउंड्रीज है उसके हिसाब से हो जाता है। तो क्या लिखा? इन द टाइप ऑफ डिस्प्यूट नेबरिंग स्टेट्स ले क्लेम टू द बाउंड्री एरिया, और सच डिस्प्यूट आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में बेलगाम को लेकर लड़ाई हो जाना। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, तो ऐसे में हो जाती है कई बार। इसके अलावा मणिपुर और नागालैंड को लेकर सीमा को विवाद हो जाता है। पंजाब और हरियाणा को लेकर चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ जाते हैं चंडीगढ़ को लेकर। तो डिस्प्यूट बिटवीन द महाराष्ट्र एंड द कर्नाटक ओवर द बेलगाम रीजन, एंड सेकंड द लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्रीज डिस्प्यूट द बिटवीन द मणिपुर एंड नागालैंड, एंड थर्ड क्या लिखा है? डिस्प्यूट बिटवीन द पंजाब एंड द हरियाणा ओवर द चंडीगढ़, यानी कि इसकी वजह से कई बार चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला है नदी बंटवारा, कई बार नदी को भी लेकर हो जाता है डिस्प्यूट, जैसे कि ये पीने के पानी को लेकर भी हो सकता है, सिंचाई को भी लेकर हो सकता है, खेती से जुड़ी चीजों को भी लेकर हो सकता है। ठीक है, यानी कि रिवर वाटरिंग शेयरिंग डिस्प्यूट क्या होता है? दिस डिस्प्यूट राइज ड्यू टू द नीड ऑफ रिलेटेड टू द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पीने को पानी को लेकर। ठीक है, इरिगेशन एंड द एग्रीकल्चर, इसको भी लेकर कई बार चीजें हो जाती हैं। राज्यों के बीच नदियों के जल के उपयोग तथा बंटवारे को लेकर कई बार असहमति होती है कि भाई ये नदी है जो कि दो स्टेटों से होकर गुजर रही है, तो वो कहते हैं कि भाई ये मेरे में जा रही है। ठीक है, तो पानी करने का उपयोग करने का अधिकार मेरा है, वो कहता है मेरा है। इस वजह से चीजें हो जाती है। देयर इज द डिसएग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स ओवर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर वेस्ट, रिवर वाटर। कई बार पानी के नदियों के पानी को लेकर लड़ाइयां हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर गुजरती है, तो ऐसे में विवाद इसको देखकर हो जाता है। नर्मदा नदी जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में चलती है, तो ऐसे में डिस्प्यूट यहाँ पर भी हो जाती है। ठीक है, तो यही लिखा है कि कावेरी कावेरी नदी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड द कर्नाटका, एंड नर्मदा रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ऐसी चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या किया गया संविधान में ना, कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए। विशिष्ट प्रावधान का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसा चीज बना दिया गया जिसकी वजह से जो ये स्टेटों में जो मांग चलती आ रही थी ना कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ज्यादा महत्व चाहिए, इन चीजों को सॉल्व कर दिया गया। जैसे क्या क्या किया गया? पहला, संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए, यानी कि स्पेशल सुपरविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या किया गया? पहला, भारत का संविधान सभी राज्यों के लिए बराबर शक्तियां देगा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इक्वल पावर टू द स्टेट, सबको देगा एक समान। आगे, लेकिन कुछ राज्यों की उनकी खास सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अलग रखा गया। जैसे कि बात करते हैं नागालैंड,
जैसे कि बात करते असम, जैसे कि बात कर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन लोगों को क्या किया गया, एक अलग रखा गया। क्यों? ये नॉर्मल में नहीं आते। क्यों भाई? सबसे पहले ये पूरब के क्षेत्र है ना, ऊपर से भाई वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे में इनको नॉर्मल नहीं समझा जाता है, तो इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। समझ में आ रही बात है? तो ये लिखा है कि बट द सम स्टेट हैव बीन द ग्रांटेड स्पेशल राइट ड्यू टू देयर द यूनिक सोशल एंड हिस्टोरिकल circumstances। ठीक है, स्टेट लाइक नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड द मिजोरम हैव ए लार्ज लार्ज ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, आगे क्या होता है, ये लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए, अपने रीति रिवाज को बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि दीज पीपल विशेस टू प्रिजर्व देयर द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द कस्टम। ठीक है, आगे पहाड़ी और समवर्ती राज्य भी, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन जैसे जगहों पर भी विकास और प्रशासन के लिए बहुत ही खास सुविधाएं दी गई। यानी कि दीज पीपल्स विशेस टू प्रिजर्व देयर द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द कस्टम, हील एंड द बाउंड्री बॉर्डर स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन लोगों को भी एक तरीके से स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो पाता है और जो उनका प्रशासन है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव है वो बहुत ही अच्छे से चल पाता है। ठीक है, चलिए आपने ये भी चीज समझ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसके बाद एक चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्या क्या है धारा 370? देखिए 370 आजादी के समय ही जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला करना शुरू किया, तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो भारत में शरण मांगे, और ऐसे में भारत ने शरण तो दे दिया, भारत ने हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन शर्त इतनी थी कि आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने साइन किया किस चीज पे? विलय पत्र पे, यानी कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उस विलय पत्र का क्या नाम होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, उस पर साइन कर दिया भाई। अब इसके बाद पाकिस्तान की जो सेना आती है जम्मू कश्मीर से लड़ने के लिए, भारत ने कहा भाई देखो अब ये हिस्सा मेरा है तो लड़ाई हम करेंगे। तो 1948 में लड़ाई हुई, ठीक है, उसमें पाकिस्तान को हार मिली, और इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर है भारत में शामिल हो गया। लेकिन शामिल तो हुआ, साथ ही साथ उसको 370 धारा दी गई। क्यों दी गई? उन्होंने कहा कि देखो तुम जैसे नॉर्मल स्टेट है ना, ऐसे तुम नॉर्मल नहीं हो, बल्कि तुम एक एडवांस हो। तुम चाहे तो अपना संविधान अलग बना सकते हो, अपनी झंडा अलग बना सकते हो। ठीक है, कोई भी हम चीज लागू करेंगे तो हम तुम पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, या तुमसे पूछ के करेंगे। इस प्रकार की चीज दी गई। सोचो, शामिल करने के लिए इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। आगे चल के क्या हुआ, चीजें नॉर्मल हुई, और फिर धीरे 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 आतंकवादी वाले चीजें तो आपको पता ही है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार में वहां पे 370 धारा को हटा दिया गया, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। किसमें आता है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो देखिए क्या लिखा है, धारा 370 भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि स्पेशल स्टेट। ठीक है, स्पेशल स्टेटस को दिया गया था। यानी कि क्या लिखा है कि आर्टिकल 370 was the special provision of the Indian Constitution under which the state of the Jammu and Kashmir was the granted special status। ठीक है, आगे जम्मू कश्मीर को ये धारा क्यों दी गई? जैसे कि मैंने बताया ऐतिहासिक कारण। पहला, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जम्मू कश्मीर की कुछ शर्तें थी भारत में विलय होने के लिए, और इन शर्तों के हिसाब से केंद्र सरकार को सिर्फ रक्षा की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे संचार की बात हो, इन्हीं तीनों मामलों में सिर्फ हस्तक्षेप करने की बात हुई थी, बाकी और किसी मामले में हस्तक्षेप करने की बात नहीं हुई थी। ठीक है, आगे क्या हुआ तो ये लिखा है, पहला हिस्टोरिकल रीजन जिसकी वजह से चीजें मिली। व्हेन इंडिया बिकम्स द इंडिपेंडेंट 1947, जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट इंडिया अंडर द सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन के द्वारा ज्वाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द गिवन अथॉरिटी बाय द ओवर द डिफेंस, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन, यानी कि किन कुछ ही चीजों में इनको परमिशन मिली, जैसे कि डिफेंस की बात हो, चाहे जैसे कि फॉरेन अफेयर्स की बात हो, ठीक है, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की बात हो। सिर्फ इन्हीं तीनों मामलों में सिर्फ गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती थी, अदरवाइज जम्मू कश्मीर फ्री था। आगे विशेष दर्जा का उद्देश्य क्या था? जैसे जम्मू कश्मीर अपनी सांस्कृतिक पहचान बना पाए, ठीक है, स्वायत्ता को बनाए रख सके, वहां के जो लोग हैं अपनी राज्य सरकार का कानून को बनाए रखने का अधिकार पाना चाहते थे। यानी कि पर्पज ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस क्या था भाई? सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ प्रिजर्व द कल्चर, वो कल्चरों को प्रिजर्व करना चाहते थे। आइडेंटिटी
और ऑटोनॉमी ऑफ द जम्मू कश्मीर, उसको अलग से महत्व देना चाहते थे, स्वायत्ता देना चाहते थे। टू गिव द पीपल ऑफ द स्टेट एंड राइट टू हैव देयर ऑन गवर्नमेंट एंड द मेक देयर द ऑन लॉ। वो चाहते थे कि भाई तुम अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से लॉ बनाओ, अपने हिसाब से जो मर्जी वो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ भाई, देखिए आगे क्या लिखा गया है। 370 धारा के अंतर्गत कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए। सबसे पहले भारत की संसद, जो भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए सीमित अधिकार, यानी कि संसद में जो भी बातें होंगी वो सभी स्टेटों पे लागू होगा, बट जम्मू कश्मीर पे नहीं। आगे राज्य का अपना संविधान होगा, अपना एक अलग झंडा होगा। गैर कश्मीरियों को वहां पे जमीन खरीदने को अनुमति नहीं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि भाई वहीं के रहने वाले स्टेट सिर्फ वहीं पे जमीन खरीद सकता है, अदरवाइज कोई नहीं खरीद सकता। इस प्रकार का नियम था, ये पहले था, लेकिन अब शायद खत्म हो चुका है ये चीज। तो क्या लिखा है, स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 370 द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया had limited power over the Jammu and Kashmir। ठीक है, दूसरा है the state had its own constitution and a separate flag। उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक फ्लैग होगा। नॉन रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर नॉट अलाउड टू बाई लैंड देयर। कोई भी वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, आगे 370 जो धारा है इसको कब हटाई गई, तो तारीख क्या है, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। किसने हटाया? नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, केंद्र सरकार ने हटाया, और संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में पारित किया और 370 धारा को खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा जो था उन्हें खत्म कर दिया गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इन चीजों में बांट दिया गया। तो क्या लिखा है, डेट 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। किसने किया? नरेंद्र मोदी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थे। आगे पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 इट मींस 2019। ठीक है, अबोलिशिंग आर्टिकल 370, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया। आगे विद दिस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस वाज द रिवोक्ड एंड द स्टेट वाज द डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। पहला क्या लिखा है, पहला है जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी बना, और लद्दाख ये भी यूनियन टेरिटरी बना। इसकी वजह से एक राज्य को खत्म कर 2 जो टेरिटरी है वो बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया, ये चीजें खत्म। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चीजों को बता दिया गया। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना हो वो भी पूछ सकते हो। और इसके साथ व्हाट्सएप पे भी आपको अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ बढ़िया अगर स्टडी करनी है यूट्यूब से हटकर तो आप आइए हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पे अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।